सोचो एक ऐसी दुनिया जिसमें इंसान और मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ रहे हो, जहाँ एक ऐसी लड़ाई चल रही हो जो दिखाई नहीं देती हो, जहाँ एक इंसान खुद को एक नॉर्मल आदमी से लेकर एक शैडो गॉड बना लेता है। और ये सब शुरू होता है सिर्फ एक बंदे के कारण, द एब्सोल्यूट बीइंग। तो तैयार हो जाओ सोलो लेवलिंग की एक ऐसी कहानी जानने के लिए जो सिर्फ एनिमे या मानवा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे छुपी एक ग्रैंड वॉर, एक कॉस्मिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सोलो लेवलिंग की एंटायर हिस्ट्री, ये एब्सोल्यूट बीइंग कौन था, मोनार्च, रूलर्स, इनकी शुरुआत कैसे हुई, इनकी एंडलेस वॉर के बारे में और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था, और ऐशबॉर्न कौन था और उसका जिन्नू के साथ क्या कनेक्शन है, और हंटर्स की शुरुआत अर्थ पे कैसे हुई, और भी बहुत कुछ चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डिवाइन एंटिटी से, द एब्सोल्यूट बीइंग। एब्सोल्यूट बीइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन सोलो लेवलिंग यूनिवर्स। अभी एब्सोल्यूट बीइंग है कौन? एब्सोल्यूट बीइंग सोलो लेवलिंग का गॉड है, मतलब इसी बंदे के कारण सोलो लेवलिंग यूनिवर्स की शुरुआत हुई है। ही कैन क्रिएट लाइफ यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग। तो बात है बहुत पुरानी, जब यूनिवर्स में बस लाइट, डार्कनेस और ये भाई साहब थे। अब पूरे यूनिवर्स में एब्सोल्यूट बीइंग अकेला था, भाई के पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो भाई ने अपनी बोरियत हटाने के लिए कुछ क्रिएट करने का सोचा। तो उसने लाइट से रूलर्स को क्रिएट किया और डार्कनेस से मोनार्च को क्रिएट किया। अब ये रूलर्स और मोनार्च है क्या चीज? रूलर्स मतलब वो सेलेस्टियल बीइंग्स या वॉरियर्स जो यूनिवर्स में पीस और बैलेंस बनाना चाहते थे, और मोनार्च मतलब वो सेलेस्टियल बीइंग्स और वॉरियर जिनका बस एक ही काम था, यूनिवर्स में डिस्ट्रक्शन और केओस क्रिएट करना। और इसी नेचर के कारण दोनों के बीच में एक एंडलेस वॉर शुरू हो जाती है। अब इसी बीच एक रूलर जो इस एंडलेस वॉर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, और वो एब्सोल्यूट बीइंग से बोलता है कि हम आपके फेथफुल सर्वेंट हैं, हमें और भी पावर चाहिए जिससे हम मोनार्च को हरा सके। और इसके रिप्लाई में एब्सोल्यूट बीइंग बोलता है, खाएगा? हाँ। ले खा ले। मतलब कुछ भी नहीं बोलता। और इस पॉइंट पर रूलर्स को समझ आ जाता है कि हमारा रियल दुश्मन मोनार्च नहीं बल्कि एब्सोल्यूट बीइंग है। देखो जो एब्सोल्यूट बीइंग है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, उसे बस मजे आने चाहिए। और फन फैक्ट तो ये है कि एब्सोल्यूट बीइंग तो कभी चाहता ही नहीं है कि ये वॉर कभी एंड हो। अब रूलर्स ने सोचा है कि ये वॉर एंड होने से नहीं, उससे अच्छा हम एब्सोल्यूट बीइंग को ही टपका देते हैं और फिर उसकी पावर्स लेके हम मोनार्च को खत्म कर देंगे। अब इस टाइम हर एक रूलर इस बात से एग्री करता है एक्सेप्ट एक को छोड़कर, जो था द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ द ब्रिलियंट लाइट, और वो था द ऐशबॉर्न। वो अपने क्रिएटर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, वो था एकदम लॉयल। काश की लॉयल मेरी बंदी भी होती। तो रूलर्स ने सोचा कि बाप को मारने से पहले चलो उसके लॉयल कुत्ते को मारा जाए। और यहाँ शुरू हो जाता है 1v7, जिसमें ऐशबॉर्न बहुत बुरी तरह हार जाता है, और जो रूलर्स होते हैं वो ऐशबॉर्न को मरने के लिए वही छोड़ देते हैं। फिर वो जाता है एब्सोल्यूट बीइंग के पास और वो उसे भी मार देते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि भाई तूने तो बोला था कि एब्सोल्यूट बीइंग सबसे पावरफुल बंदा है, तो फिर मरा कैसे? देखो यार, एब्सोल्यूट बीइंग सबसे पावरफुल था, पर पावर का मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्बैट में भी अच्छा हो। उसका काम बस क्रिएट करना था। अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो एब्सोल्यूट बीइंग था वो कॉम्बैट में था 0, इसी कारण मारा गया। आई थिंक अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जब रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को मार दिया था तो सभी रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग की पावर्स की हेल्प से मोनार्च की बजाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ आया एक ट्विस्ट, धीरे धीरे करके मोनार्च और रूलर्स की पावर लेवल सेम होने लग गई। अब ये ऐसा कैसे हुआ? जैसे कि मैंने आपको कुछ मिनट पहले बताया था कि जब रूलर्स ने ऐशबॉर्न को हरा दिया था तो उनने उसे मरने की हालत में छोड़ दिया था। तो ऐशबॉर्न जब मरने ही वाला था तब उसको उसके अंदर एक डिफरेंट पावर महसूस होती है जो एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर छुपा के रखी थी, और वो पावर होती है अराइज। हाँ, ये वही पावर है जिसमें जब भी वो बंदा अराइज बोलेगा तब उसके सामने जितनी भी डेड बॉडी पड़ी होगी वापस से जिंदा हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ शैडो, और वो उसके शैडो आर्मी का पार्ट बन जाएगी। और जब ऐशबॉर्न को लगता है कि वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो रूलर्स को रोक सकता है, तो वो एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता है उसे बचाने के लिए। बट एज वी नो कि रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग को कब का मार दिया होता है, और जब ऐशबॉर्न वहां पे पहुंचता है तो एब्सोल्यूट बीइंग वहां पर मरा पड़ा होता है, और इसी कारण ऐशबॉर्न मोनार्च के पास जाके उनसे हाथ मिला लेता है। अब इस टाइम ऐशबॉर्न द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट नहीं रहता, वो बन जाता है द किंग ऑफ डेड। और इसी रीजन के कारण मोनार्च का लेवल रूलर्स के लेवल तक आ जाता है, और फिर वापस से शुरू हो जाता है एक एंडलेस कॉस्मिक वॉर। बट ये वॉर पहले वाली वॉर से बहुत ज्यादा डेंजरस और पावरफुल थी, और इस वॉर का इम्पैक्ट डिफरेंट डायमेंशन पर हो रहा होता है। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे अर्थ की। अब इस टाइम अर्थ पे बस नॉर्मल लोग रहते थे, हंटर वंटर का कोई सीन नहीं था तब। अब मोनार्च ने अर्थ पर अटैक करना शुरू कर दिया था, और जब ये बात रूलर्स को पता चल जाती है तो उनने भी अपनी आर्मी अर्थ पे भेज दी होती है लड़ने के लिए। अब देखो, वॉर कोई भी जीते, मर बस इंसान रहते हैं। पर तभी जो रूलर्स होते हैं वो एब्सोल्यूट बीइंग का एक आर्टिफैक्ट यूज करते हैं जिसका नाम होता है द कप ऑफ रिकार्नेशन।
जिससे हम टाइम को 10 साल पीछे रिवाइंड कर सकते हैं। बट इस चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर थे, ना ही उनके पास कोई स्पेशल पावर थी, ना ही कोई मैजिक था। तो जितने बार भी वो इस आर्टिफैक्ट को यूज करते थे, हमेशा रिजल्ट सेम ही आता था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस आर्टिफैक्ट को हम कुछ लिमिटेड टाइम तक ही यूज कर सकते थे, और यहाँ पर ही फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ माना। अब जो रूलर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम इंसानों को माना से फेमिलियर करवा देंगे, जिससे जब भी वॉर हो तो एटलीस्ट वो खुद को तो प्रोटेक्ट कर सके। और फिर यहाँ से शुरुआत हुई हंटर्स की। अब अगर तुम लोग को याद हो कि सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 में ही हमें बताया गया था कि कुछ गेट्स ओपन होना स्टार्ट हो गए थे 10 साल पहले, जो डंजन्स थे जिनके अंदर मॉन्स्टर होते हैं। तो इन्हें रूलर्स ने क्रिएट किया था। आई थिंक आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो गई होगी। और तुम्हें पता है कि रूलर्स ने कुछ इंसानों को भी सिलेक्ट किया होता है एज अ वेसल, मतलब वो उनके अंदर बॉर्न होकर मोनाज को पेल सके। और ऐसा ही ऐश बॉर्न भी करना चाहता था, बट उसे कोई वेसल नहीं मिल रहा था। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी कारण तभी एक मोस्ट कैपेबल मेज जो किंग के अंडर काम कर रहा होता है, जिसका नाम होता है द आर्किटेक्ट, वो ऐशमैन को बोलता है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट वेसल ढूंढ देगा इन द एक्सचेंज ऑफ इमोर्टैलिटी। और वो वेसल कोई और नहीं, हमारा जिन्नू होता है। और देखो जो गेम वाला मैसेज बार बार पॉपअप होता है, उस चीज को भी आर्किटेक्ट ने ही बनाया होता है जिन्नू की ट्रेनिंग के लिए, जिससे वो परफेक्ट वेसल बन सके। आई थिंक अब आपको वो गेम वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। सो हाँ, यही थी सोलो लेवलिंग की हिस्ट्री। अगर मेरे से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। और हाँ, अगर मैंने गलती से कोई गलत चीज बोल दी हो तो प्लीज उसके लिए भी मुझे माफ कर देना। सो आज के एपिसोड बस इतना ही था। मिलते किसी और न्यू एपिसोड में, तब तक लिए बाय बाय।